हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे लॉ फॉर लाइफ। ये नया चैनल है जिसमें आपको मैं लॉ की इन्फॉर्मेशंस वगैरह देता रहता हूँ और डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पुलिस ऑफिसर कब विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया है, CRPC में सेक्शन 41, 42 और 151 में। तो चलिए आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि आपको कब कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो पहले देखेंगे सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 में क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। आपको पुलिस ऑफिसर कभी भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट या कोई वारंट के, जब आप हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है CRPC के सेक्शन 2 सबसेक्शन C में। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है यहाँ पे सिंपली कि मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसमें ये सिंपली ये बोला गया है कि फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि आपको ये ऑफेंस करने वाले हैं और कोई ऐसा लॉ जो इन टाइम उस टाइम अब चल रहा है, उस टाइम अगर चल रहा है और उसके अगेंस्ट आपको ये क्राइम करते हैं, तो आपको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ले जा सकते हैं, अरेस्ट किया जा सकता है आपको। जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी स्टेट, या आप कभी कोई एक वॉर स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, तब आपको पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, सेक्शन B में क्या लिखा है। अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend up to 7 years with or without fine। इसमें ये सिंपली ये कहा गया है कि ऐसा लगता है कि एक कंप्लेन मिला है या कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट की टाइम होती है वो 7 साल से कम या 7 साल तक है विद और विदाउट फाइन। तो इसके अंदर कुछ आपको कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तब आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला ये है कि द पुलिस ऑफिसर हैज़ अ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेन इन्फॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। तो अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगे, उनको ये विश्वास हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है उसके तहत आपने कोई ऑफेंस किया है, तब आपको लिया जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में ये है कि द पुलिस ऑफिसर इज़ सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी। जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो अरेस्ट है वो ज़रूरी है, तो उसे कब कब लग सकता है ये, जब इसमें यहाँ लिखा गया है ABCDE में डिवाइडेड है, तो A पढ़ते हैं टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। तो उस आदमी को रोका जा सके ताकि वो कोई और क्राइम ना कर पाए। इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। B में ये लिखा है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो पाए उस ऑफेंस की, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। C में ये लिखा है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपेयर और टैम्परिंग। यहाँ पे सीधा मतलब ये दिया गया है कि सपोज़ कोई क्राइम हुआ है और आप उस एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं या टैम्पर करने की कोशिश, मतलब उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है ताकि आप ये सब ना कर पाएँ। D में ये लिखा गया है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी अदर पर्सन विद द फैक्ट ऑफ द केस सो एज टू डिसाइड हिम फ्रॉम द डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और टू पुलिस ऑफिसर। इसमें सीधी से मतलब ये निकल रहा है कि सपोज़ आपने कोई क्राइम किया है और आप बाहर आके आप कोशिश करते हैं दूसरे पर्सन को, ये मतलब जो जब पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको डराते हो या आप उसे आप कुछ प्रॉमिस करते हो या फिर कोई लालच देते हो ताकि वो सब ये सब चीज़ सारे फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज ना करे कोर्ट में या पुलिस ऑफिसर को,
तो आपको ये सब चीज़ करने के रोकने के लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब आखिरी पढ़ते हैं कि एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इश्योर्ड एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीज़न इन राइटिंग। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोर्ट को ऐसा लगे कि आपको जब बुलाया जाए आप उस टाइम प्रेजेंट ना हो तो आपको इसलिए भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, और पुलिस ऑफिसर को उस टाइम लिखना पड़ता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि दैट अ पुलिस ऑफिसर इन ऑल केस व्हेन अ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन रिकॉर्ड द रीज़न इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर को अगर वो गिरफ़्तार आपको नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ये लिखना पड़ता है कि वो आपको किस बेसिस में आपको गिरफ़्तार नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये बर्डन रहता है जब वो आपको गिरफ़्तार नहीं करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे और भी सेक्शंस हैं। तो BA में लिखा गया है, सेक्शन B के A में, कि अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence with imprisonment for a term which may extend more than 7 years with or without fine or with death sentence, or the police officer has a reason to believe that on the basis of that information such person has committed the offence। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर्स को कोई ऐसा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी आपको इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज़्यादा विद या विदाउट फाइन या फिर डेथ सेंटेंस मिल सकता है, और उनको ये विश्वास हो उस चीज़ पे कि ये खबर सच है, तो वो आपको गिरफ़्तार कर सकते हैं। दूसरा C में ये लिखा है, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइडर अंडर दिस कोड और बाई कोर्ट और बाई ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रोक्लेम एज एन ऑफेंडर का मतलब क्या होता है? प्रोक्लेम एज एन ऑफेंडर का मतलब ये होता है कि आप कोई क्राइम ऑलरेडी कर चुके हैं और आप पे कोर्ट नज़र रख रहा है। यहाँ पे जैसे मैं लिखा है कि क्रिएट हिम अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द कोर्ट, तो इसलिए भी आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब D में ही लिखा है कि इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज़ फाउंड विच इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी और हु में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड बाय ऑफ हैविंग कमिटेड ऑफेंस विथ रेफरेंस टू सच थिंग। अब ये अगर आपके हाथों में, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी मिलता है जो पुलिस को लगता है कि ये स्टोलन है, मतलब चुराया हुआ है, या फिर ये लगता है कि आप उस चीज़ से कोई आप ऑफेंस, मतलब आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो आपको पुलिस ले जा सकती है। E में देखते हैं कि हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अब समझ लीजिए आप कोई पुलिस ऑफिसर को उसके ड्यूटी के समय आप उसको रोकते हैं, कोई उसका ड्यूटी ना करने दें उसे, या फिर आप उसके गिरफ्त में हैं और आप भागने का कोशिश करते हैं या अटेम्प्ट भी करते हैं, तब भी आपको पुलिस ले जा सकती है। या फिर F में लिखा है कि हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिसर्टर फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली डिसर्टेड मतलब ये होता है कि कोई डिसलॉयल या कोई ऐसा आदमी जो आर्म फोर्सेस से भागा हुआ हो, तो उन सबको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे G में ये लिखा है, हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that on his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would be punishable as an offence। यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आउट ऑफ इंडिया इफ़ कमिटेड इन इंडिया, मतलब यहाँ पे बोला गया कि इफ़ एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप कोई क्राइम करते हैं आउट ऑफ इंडिया और विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल ऑफ एन ऑफेंस, या आप उसको इंडिया में करते हैं तो वो पनिशेबल होगा कोई ऑफेंस के तहत, फॉर विच इज़ अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू एक्सट्रेडिशन और अदरवाइज लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया। ऐसा कोई एक्ट जैसे एक्सट्रेडिशन वगैरह हो गया, ऐसा कोई आप एक्ट करते हैं इसमें आपको कस्टडी में लेना ज़रूरी हो, इसलिए भी आपको पुलिस गिरफ्त कर सकती है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। तो H में लिखा गया कि हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356।
अब सेक्शन 5 ऑफ 356 में क्या है, सेक्शन 356 बेसिकली डील करता है कि ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। मतलब जो भी ऑफेंडर, जो भी सारे ये सब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जब जेल से निकलते हैं तो इनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये कहाँ बसे हैं, इनका घर का एड्रेस क्या है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान रखती है कि ये कोई और क्राइम ना करे, इसलिए इनका एड्रेस वगैरह प्रॉपरली नोटेड रहता है पुलिस के पास। आगे देखते हैं कि आई में लिखा गया फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम police officer, another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which arrest is to be made and is to appear therein that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। अब इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अ डिमांड बाय वन गवर्नमेंट अपॉन अनदर फॉर द सरेंडर ऑफ अ क्रिमिनल। सपोज़ करिए कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को बोलती है कि ये क्रिमिनल है और ये भागा हुआ है, इसे आप अरेस्ट करिए। तो इन सब केसेस में आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी भी वारंट के बिना या ऑर्डर के बिना मजिस्ट्रेट से। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 नो पर्सन कंसर्न्ड in a non-cognizable offence or against a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under warrant और ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। इसमें सिंपली ये बोला गया है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन या कोई भी कंप्लेंट आपके खिलाफ मिलती है या फिर आपके ऊपर कुछ सस्पिशियस थिंग हो रही है, मतलब लग रहा है लोगों के कि आप कुछ सस्पिशियस कर रहे हैं, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। अब सेक्शन 42 देखना भी ज़रूरी है कि सेक्शन 42 में क्या लिखा है। तो सेक्शन 42 देख लेते हैं CRPC के। तो यहाँ पे लिखा है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अब अरेस्ट कर सकते हैं आपको अगर आप अपना नेम, अपना नाम और रेसिडेंस, आपका घर का पता गलत दे दो या फिर आप ना दे। तो यहाँ पे ये बोला गया सेक्शन 1 में कि व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन अक्यूज ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिफ्यूजेस। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की है। ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेसिडेंस और टू गिव अ नेम और रेसिडेंस विच ऑफिसर हैज़ अ रीज़न टू बिलीव फॉल्स, ही मे बी अरेस्टेड बाई सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेसिडेंस में भी असर्टेन। आपको इस तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर आपको कोई पुलिस पकड़ा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हुए और अपना नाम या उसका नाम और पता गलत बता रहे हैं, तो आपका नाम और पता सही लगाने के लिए भी आपको गिरफ्तार कर दिया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैज़ बीन असर्टेन्ड ही शैल बी रिलीज ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट सिक्योरिटीज़ टू बियर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ़ सो रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे बोला है कि अगर आपका नाम पता सब सही मिल जाता है तो आपको रिलीज़ किया जा सकता है आप जब एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं या आप सिक्योरिटीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इसमें ये और एक चीज़ प्रोवाइडेड है कि इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट रेसिडेंट इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी और श्योरिटी इज़ रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब समझ के चलिए आप फॉरेन से आए हैं और आपकी जो भी श्योरिटी है वो एक पर्सन के तहत होनी चाहिए जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ऐसा नहीं कि आप किसी बाहर वाले को बोल दे रहे हैं कि आप मेरे लिए सिक्योरिटी दे दें, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए थर्ड देखते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि शुड द ट्रू नेम एंड रेसिडेंट ऑफ सच पर्सन नॉट टू बी असर्टेन विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश sufficient surety he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। अगर आपका सही नाम या पता नहीं मिल रहा है 24 आवर्स के अंदर या फिर आपने कोई भी बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया है या कोई भी आपने सफिशिएंट श्योरिटीज़ वगैरह नहीं दी है, तो आपको आपके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिनका जुरिस्डिक्शन, मतलब जो आपके आसपास वाले मजिस्ट्रेट हैं जिसका जुरिस्डिक्शन यहाँ पे बैठता है, आपको उनके पास लेके जाया जाएगा। अब ये 42 हो गया। अब देखते हैं 151 ये ज़रूरी क्यों है।
और 151 इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब अ पर्सन, यहाँ पे ए में लिखा है, ए मतलब 1 में लिखा है, अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिज़ाइन to commit an cognizable offence may arrest without order from magistrate or without a warrant the person so designing if it appears to such person that the commission of offence cannot be otherwise prevented। अब ये यहाँ पे ये लिखा गया है कि that the commission of the offence cannot be otherwise prevented, या उस जो आप कोई क्राइम करने वाले हैं उसको अलग तरीके से या फिर आपको उसको प्रिवेंट किया नहीं जा सकता बाद में, उसके लिए भी आपको गिरफ्त किया जा सकता है। अब यहाँ के सबसेक्शन 2 ये भी बोलता है कि नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन फॉर कस्टडी पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अब यहाँ पे ये बोला गया कि आपको कस्टडी में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता जब तक आपको अथॉरिटी हो ये करने की, या आपको ये कोड जो या फिर कोई एक लॉ आपको ये पावर दे रहा है करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये 3 सेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए कि आपको पुलिस कब कब आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू।